I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS. माय नेम इज उत्कर्ष सिंह और आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं. बेसिकली आज से 3 साल पहले कोविड-19 जब आया तो उसने हम सबकी बैंड बजा कर रख दी थी. हमने पहले इस बीमारी के बारे में कभी नहीं सुना था, इसके बारे में कुछ जानते नहीं थे. एवरीथिंग वाज न्यू, है ना. दुनिया भर के जो मार्केट थे, स्टॉक मार्केट्स, वो कोलैप्स होने लगे. देयर वाज अनसर्टेनिटी एवरीवेयर. सारी की सारी जो सरकारें थी वो परेशान थी और एक बहुत ही बड़ा थ्रेट ह्यूमैनिटी की तरफ ये कोविड-19 पोज कर रहा था. इसके पहले भी कई सारी बीमारियां हैं जो एक भयावह रूप को रखती थी. जब तक एंटीबायोटिक्स का जन्म नहीं हुआ था तो आप देख रहे हो कि जो आज जिनको हम छोटी मोटी बीमारियां समझते हैं, एक समय पे वो इतना ज्यादा डेथ टोल रखा करती थी कि आप और हम आज के दिन में उस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बाकी भी कई सारी ऐसी डिजीज है जिसके प्रति आज हमारे पास एटलीस्ट वैक्सीन डेवलप्ड है ना. पहले के समय में ये सारी चीजें भी नहीं हुआ करती थी. तो डेथ टोल बाय द मीन्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, है ना, कम्युनिकेबल डिजीजेस वाज वेरी ह्यूज. पर जैसे जैसे समय बीतता गया हमने एक नया सेक्युलर ट्रेंड देखा. डिजीज की फ्रीक्वेंसी तो बढ़ती गई, साथ ही साथ जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, खासकर लाइफस्टाइल डिजीज, है ना, ओबेसिटी के साथ अक्सर रिसर्चर्स दिखाती हैं कि मोस्ट ऑफ दीज लाइफस्टाइल डिजीजेस आर समहाउ और द अदर रिलेटेड. तो ये डिजीज काफी ज्यादा थ्रेटफुल सिचुएशन को पोज करती हैं, है ना. डेलिटेरियस बनकर के ह्यूमन पॉपुलेशन के बीच में ये हमें थ्रेटन कर रही होती हैं. पर क्या आपको पता है कि इसका ओरिजिन कहां से हो? इस तरीके की डिजीजेस जो आज हम देख रहे हैं हमारे लिए एक मेजर थ्रेट को पोज कर रही हैं, हमारी सर्वाइवल स्किल्स को चैलेंज कर रही हैं, वो किस तरीके से हमारी पॉपुलेशन में आई, उसका रूट क्या रहा होगा और मैकेनिज्म क्या होगा. तो इसके ऊपर कई सारे रिसर्चेस हैं, कई सारी थ्योरीज दी गई हैं. मैं आपसे अगर आज कहूं कि जो हमारा नियोलिथिक पीरियड है, जिसको वी गॉर्डन चाइल्डे नाम के एक महान आर्कियोलॉजिस्ट ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन भी कहा था, अगर मैं कहूं कि ये जो पीरियड है जो कि बेसिकली फूड प्रोड्यूसिंग कम्युनिटीज एंड अलॉन्ग विद दैट जो फार्मिंग कम्युनिटीज डेफिनेटली, है ना, उसके साथ जुड़ा हुआ है, इस पीरियड की वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन के बीच में कई सारी डिजीजेस का प्रेवलेंस हुआ. तो क्या आप मानोगे? अगर आप नहीं मानोगे तो हम आपको इस चीज को प्रूफ करके बताएंगे. इसके ऊपर एक इलैबोरेट डिस्कशन करेंगे कि हाउ दीज नियोलिथिक चेंजेस या नियोलिथिक वर्ल्ड, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन किस तरीके से ह्यूमन के बीच में जो डिजीज की फ्रीक्वेंसी है और नई जो बीमारियां हैं उनको जन्म देने का काम करता है. एक बैकग्राउंड को उसने वहां पर रखा हुआ था. पर आगे बढ़े इससे पहले आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आज अभी जब आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो हमारे जो बैचेस हैं, दिवाली स्पेशल बैचेस, है ना, नंबर 1 ऑप्शनल यूपीएससी का जो पिछले 7-8 साल से रहा है, सारे जितने भी ऑप्शनल है उनसे 2 स्टेप आगे रह रहे हैं पिछले 7-8 साल से. उस ऑप्शनल के बैच हमारे 8 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और आप सभी को अगर इस ऑप्शनल के थ्रू अपने सिलेक्शन को इंश्योर करना है तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है. स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाइए, ऐप पे जाइए और एनरोलमेंट को इंश्योर कीजिए. 15,999 में आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा. अगर आप अस लाइव, है ना, कई लोग इसको यूएस लाइव बोलते हैं, यूएस लाइव नहीं, अस लाइव का ये जो कोड है, इसको जैसे ही आप इस्तेमाल करते हो ये आपको 2 चीजें दिला देगा. एक तो स्टडी IQ के हर एक प्रोग्राम पे, हर एक कोर्स पे, P2I हो, स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, कोई भी कोर्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक तो बेस्ट डिस्काउंट आपको मिल जाता है एंड अलॉन्ग विद दैट बेस्ट डिस्काउंट यू विल गेट पर्सनलाइज्ड ऑप्शनल गाइडेंस थ्रू दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. इसके अंदर में इंक्लूडेड क्या क्या है वो सबके ऊपर अलग से हमने वीडियो बनाया है, वो आप जाकर के देख लीजिएगा. ब्रीफ में आपको बता दूं कि ये लाइव क्लासेस के साथ साथ आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहाँ मिल रहे होते हैं. टेस्ट सीरीज है जिसमें 8 सेक्शनल, 4 फुल लेंथ है. मॉडल आंसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, साइनॉप्सिस आपके पास डेफिनेटली वहां पर है और साथ ही साथ आपके साथ डिस्कशन किया जाता है. क्लास में आपको हैंड रिटन नोट्स, वैल्यू एडिशन मटेरियल, क्रक्स जो समरी के फॉर्म में होता है, स्टडी मटेरियल जो आपका बेसिक होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपको क्लास पीपीटीज हैं वो सारी चीजें शेयर कर दी जाती हैं और आप उसके थ्रू अपनी प्रिपरेशन को फास्ट ट्रैक कर सकते हो. ठीक है, अगर आपके कोई डाउट रहते हैं, अगर आपको कोई चीज पूछनी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप सोशल मीडिया के लिंक के थ्रू आप अपने डाउट्स को क्लियर करा सकते हो. उत्कर्ष सिंह _here ये इंस्टाग्राम की आईडी है. और अगर आपको फ्री मटेरियल चाहिए यूपीएससी प्रिपरेशन के रिस्पेक्ट में या फिर क्विज़ेस में पार्टिसिपेट करके आपको अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करना है तो आप एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, पूरा आप सर्च कर लीजिएगा. नहीं मिले तो आप मुझे यहां पर एक बार मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा. एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड
बाय उत्कर्ष सिंह, ये आपको टेलीग्राम के ऊपर सर्च करना है, ठीक है। तो दिस इज टेलीग्राम लिंक और टेलीग्राम चैनल नेम, एंड दिस इज माय पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी, सो यू कैन रीच मी बाय दिस प्लेटफॉर्म। अपनी सारी डाउट्स को आप यहाँ पर क्लैरिफाई करवा सकते हो, ठीक है। नाउ अब हम उस चीज के ऊपर आ जाते हैं, उस बात के ऊपर आ जाते हैं जो हमारे यहाँ का मेन मुद्दा है कि क्या नियोलिथिक पीरियड ने इस तरीके के इंस्टेंसेस को, डिजीजेस को हमारी पॉपुलेशन में प्रिवेल कराने में, इसकी फ्रीक्वेंसी को राइज करने में हेल्प की है। तो इन सबके सेंटर में हम किसको रख रहे हैं? द नियोलिथिक पीरियड। ऑलराइट, नियोलिथिक पीरियड इन सबका सेंटर बना है। ऑलराइट, अगर आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पढ़े हो, देखे हो, आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप में से जो भी जियोलॉजी के बच्चे होंगे उन्होंने बिल्कुल सुना होगा, ठीक है। अदरवाइज ऑल्सो अगर आप थोड़े से क्यूरियस हो, फिर भी आपको ये चीज पता होगी कि अर्थ की पूरी समय प्रणाली को, जो पूरी एक आप कह सकते हो टाइम पीरियड है अर्थ का, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ और कमिंग ऑफ द लाइफ, है ना, इन सब को हमने अलग अलग फेजेस में बांटा हुआ है, अलग अलग टाइम पीरियड में बांटा हुआ है, और इन टाइम पीरियड को हमने नाम दिया हुआ है फ्रॉम द बिगेस्ट टाइम यूनिट टू द स्मॉलेस्ट यूनिट। तो सबसे बिगेस्ट टाइम यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं? इयॉन्स कहते हैं, ठीक है। और इयॉन से भी ऊपर एक बड़ी, सबसे बड़ी जो यूनिट होती है उसको हम सुपर इयॉन कहते हैं। सुपर इयॉन, इयॉन के बाद आपको देखने को मिलता है कि अलग अलग तरीके के हमारे बीच में एराज आते हैं। एराज के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा पीरियड्स आएंगे, ऑलराइट, सब पीरियड्स आएंगे। तो हम जिस पीरियड के अंदर में है उसको हम क्या कहते हैं? क्वार्टरनरी पीरियड कहते हैं। वी कॉल दैट क्वार्टरनरी पीरियड, ठीक है। और अभी से पहले जो पीरियड चल रहा था, क्वार्टरनरी पीरियड से पहले जो समय चल रहा था उसको हम टर्शरी पीरियड कहते हैं। अब ये ऐसी बात नहीं कि आज से 10, 20, 50, 100, 200 साल की बात हो रही है, ये बात हो रही है एटलीस्ट एज पर द रीसेंट डाटा दैट वी हैव 2.5876 मिलियन ईयर्स अगो की। सेफली हम इसको 2.6 मिलियन ईयर को कहते हैं, है ना, यानी कि आज से लगभग 26 लाख साल पहले ये क्वार्टरनरी पीरियड के अंदर में जो दो फेजेस आपको आते हुए देखने को मिलते हैं, एक प्लीस्टोसीन और एक प्लियोसीन, है ना। तो उसमें से जो प्लीस्टोसीन है वो इस समय पर स्टार्ट हुआ था। क्लैरिफाई कर दूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। प्लीस्टोसीन इस समय पे स्टार्ट है, और क्वार्टरनरी पीरियड का वो हिस्सा जिसके अंदर हम और आप रहते हैं उसको आप क्या कहते हो? वी कॉल दैट होलोसीन, है ना, हम उसको होलोसीन कहते हैं। और ये होलोसीन, इट्स बिलीव्ड कि अराउंड 11,000 ईयर्स अगो पहले, KYA लिख रहा हूं ना, KYA का मतलब 1000 ईयर्स अगो पहले ये चीज स्टार्ट हुई। टर्शरी पीरियड के अंदर में भी कई सारी सब डिविजन्स आते हैं जिसको आप लाइक दीज इपॉक्स कहते हो। जैसे होलोसीन क्या है? इपॉक है। प्लीस्टोसीन क्या है? इपॉक है। तो यहां टर्शरी पीरियड में भी 5 अलग अलग इपॉक्स आते हैं, है ना। प्लियोसीन आता है, मायोसीन आता है, ओलिगोसीन आता है, पेलियोसीन आता है और आपका इयोसीन आता है, ठीक है। तो ये जो पीरियड्स आपको देखने को, इनफैक्ट जो आपको इपॉक्स देखने को मिल रहे हैं वो टर्शरी पीरियड के अंतर्गत में है। जो इसका सबसे पहला भाग है, जो सबसे लेटेस्ट इपॉक है, उसको हम प्लियोसीन बोलते हैं, है ना। एंड प्लियोसीन इज बिलीव्ड टू हैव स्टार्टेड अराउंड 5.6 मिलियन ईयर अगो। अब ये जो जंक्शन है ना, प्लीस्टोसीन के बारे में आपने अक्सर सुना होगा पर कॉमन नेम्स में, वो कॉमन नेम क्या है? हम उसको आइस एजेस बोलते हैं, है ना। जब धरती की अच्छी खासी सरफेस, सतह जो है वो आइस की मोटी मोटी थिक लेयर से पूरी तरीके से कवर्ड हुआ करती। ग्रेजुअली जो टेम्परेचर है वो फॉल करना शुरू, है ना। और होलोसीन का पीरियड वहां पर स्टार्ट होता है अराउंड 11,000 ईयर्स अगो पहले, जिसका हम यहां पर पार्ट है। ग्रेजुअली आप देख रहे हो इसी होलोसीन में जो आपकी मीजोलिथिक और नियोलिथिक कम्युनिटीज हैं वो यहां पर ओवरलैप करती हुई अलग अलग रीजन्स में देखने को आपको मिल रही है। कहीं पे नियोलिथिक फेज स्टार्ट हो चुका है और दुनिया के किसी और कोने में अभी भी मीजोलिथिक या आप कह सकते हो जो एपीपेलियोलिथिक टाइम पीरियड है ना, वो वहां पर आपको देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। तो नियोलिथिक है बेसिकली क्या? अगर आप इस फेज को देखते हो, है ना, तो 2 शब्दों से बना हुआ है, नियो प्लस लिथिक। नियो का क्या मतलब होता है यहां पर? न्यू। लिथिक का मतलब पर्टेनिंग टू स्टोन, है ना। तो न्यू स्टोन एज के लिए टर्म यहां पर इस्तेमाल होता है, जहां पर इंसान ने अपने टूल्स को, शुरुआत में इंसान क्या करता था, उसके पास नॉलेज नहीं थी, है ना, हाउ टू कोप अप विद द एनवायरमेंट। ग्रेजुअली उसने अपनी अक्ल को लगाया, है ना। ह्यूमंस हैव हायर क्रेनियल कैपेसिटी कंपेयर टू ऑल द अदर ऑर्गेनिज्म। तो जो हमारे जीनस के या फिर हमारे जीनस से भी पहले के जो जीनस मौजूद हैं, है ना, जिनको हम होमिनिन्स कह के बुलाते हैं,
फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलोपिथेकस, है ना, दो हमारे पास एविडेंसेस हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के, दैट इज अराउंड 3.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड, है ना, 3.3 मिलियन तक के, 3.5 मिलियन ईयर अगो तक के हमारे पास एविडेंसेस हैं। तो ये हमारे जो एंसेस्ट्रल फॉर्म्स हुआ करते थे, इन्होंने सबसे पहले एक नेचुरल एलिमेंट, एक पेबल को, कहीं पे नदी के किनारे कोई पेबल पड़ा हुआ है और उसको देख करके सोचा कि अगर इसके ऊपर थोड़ी सी हम छेड़खानी करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ऑल्ट्रेशन करते हैं, तो वी कैन यूज इट इधर एज अ वेपन और एज अ टूल। तो ये चीजें वहां से शुरू हुई, है ना। तो ग्रेजुअली शुरुआत में जो टूल्स थे वो बहुत ही ज्यादा क्रूड हुआ करते थे, स्पेशलाइज्ड नहीं थे, है ना, बहुत अच्छे तरीके के नहीं थे। पर धीमे धीमे इंसान सीखता गया और आगे बढ़ता गया, प्रोग्रेस करता गया, उसकी क्रेनियल कैपेसिटी भी बढ़ रही है और उसका कल्चरल और बायोलॉजिकल डेवलपमेंट भी वहां पर हो रहा है, और उसी तरीके से उसके टूल्स भी आगे प्रोग्रेस करते गए। ये टूल्स न्यूलिथिक के पीरियड आते आते बहुत ही ज्यादा फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हो गए थे, और हम इनको क्या कहते हैं, नियोलिथिक सेट्स बोलते हैं। इस समय पर अलग कलर से लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा हाईलाइटेड रहे, इसको आप सेट्स कहते हो, है ना। इस समय के जो टूल्स है नियोलिथिक इंप्लीमेंट, इनको हम कलेक्टिवली नियोलिथिक सेट्स कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल नियोलिथिक एक्सेस आ जाते हैं, है ना, जो एडजेस है वो आ जाते हैं, वेजेस को आप यहां पर इंक्लूड करते हो, एंड चिजल्स। तो आप इसकी अगर इमेज सर्च करते हो, आप वीडियो के बाद देख सकते हो, तो आपको काफी ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगी कि ये टूल्स कैसे होते थे और इसका पर्पस क्या रहता है ना। तो इन्हीं तरीके के टूल्स और एडवांसमेंट का यूज करके इंसान के दिमाग में आया कि अब हमने बहुत सारी चीजें करके देख ली, है ना, थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड जो इवोल्यूशन हुआ। तो आपने क्या देखा कि इंसान शुरुआत में क्या कर रहा था, इनिशियली हमारा जो इकोनॉमिक परस्यू था वो था हंटिंग एंड गैदरिंग, है ना। हंटिंग गैदरिंग को करते थे, कलेक्शन हो रहा है गैदरिंग के समय पे, है ना, चीजों को, जो फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, बेरीज है, ऑलराइट, ये सब इधर उधर गिरे पड़े, कहीं पेड़ पे लगे, तो उसको आपने कलेक्ट कर लिया, है ना, प्लक कर लिया, ले आए घर पे। यूजुअली इट वाज बिलीव्ड अर्लियर कि विमेन ये सब काम करती थी, छोटे मोटे जो काम है ना। पर नाउ देयर इज अ थ्योरी जो इस चीज को चैलेंज करती है। नाउ द एविडेंसेस चैलेंज दिस थिंग कि मेन वर हंटर एंड वुमेन वर जस्ट गैदरर्स एंड कलेक्टर्स। इसके ऊपर हमने एक वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दी है और जल्द ही एक पूरा वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर फिशिंग की भी एक्टिविटीज, कोस्टल रीजन जहां पर होंगे, जहां पर इकोसिस्टम सुटेबल होगा, वहां पर फिशिंग की एक्टिविटीज भी चल रही हैं। अब ये जो कलेक्शन और फिशिंग की एक्टिविटीज चल रही हैं, बेसिकली ये इनिशियल लेवल पर हंटिंग एंड गैदरिंग को सप्लीमेंट कर रही है, ठीक है। ग्रेजुअली जब इवोल्यूशन हुआ इकोनॉमिक सिस्टम का, तो आप हंटिंग गैदरिंग से नए सिस्टम्स के ऊपर आते हो, जहां पर आप पेस्टोरलिज्म, है ना, पेस्टोरलिज्म के करते हो, हर्डिंग कम्युनिटीज जो होती हैं, है ना, डेयरी प्रोडक्ट एंड ऑल दोस थिंग्स में, है ना, जो कैटल्स है उसके साथ ये एंगेज होती हैं। आफ्टर दैट आप पेस्टोरलिज्म से भी आगे निकल करके आते हो। तो यहां पर हमें 3 डिवीजन, कई बार ये टर्म्स ओवरलैपिंग होते हैं, इसलिए हम इसको साथ में लिखते हैं, जिसको आप क्या कहते हो, हॉर्टिकल्चर, साथ में एक और टर्म इसके लिए यूज होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और स्वीडनिंग का भी टर्म होता है, उसको आप लिखो चाहे ना लिखो, बात यहां पर एक ही है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस भी शुरू हो जाती हैं। बट फाइनली जब न्यूलिथिक टाइम पीरियड आ रहा होता है, तो इस समय तक इंसान एक काफी एडवांस इकोनॉमिक स्टेज पे आ चुका होता है, जहां पर वो एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने लगता है। इनिशियली वो कुछ वाइल्ड वेराइटीज को प्रैक्टिस कर रहा था, है ना, जो फसलें वो उगा रहा था वो वाइल्ड वेराइटीज की हुआ करती थी। बाद में उसने डोमेस्टिकेशन करना प्लांट का सीखा, है ना, और डोमेस्टिकेटेड जो वेराइटीज है उनको कल्टीवेट करना सीखा। तो ये एक प्रोग्रेशन हुआ। अब आपके दिमाग में एटलीस्ट नियोलिथिक टाइम पीरियड क्या था और सीक्वेंसाइजेशन क्या हुआ, अलग अलग चीजों का इवोल्यूशन का, ह्यूमन के इवोल्यूशन का, टूल्स के इवोल्यूशन का और इकोनॉमी के इवोल्यूशन का, ये आपके दिमाग में एटलीस्ट आई बिलीव कि क्लियर हो गया है ना। एग्रीकल्चर तक हम पहुंच गए हैं, टूल्स काफी एडवांस है जिसकी मदद से आप ये सारी चीजों को कर पा रहे हो। अब जब ये एग्रीकल्चर आ गया, है ना, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है किस चीज का, नियोलिथिक पीरियड का। तो हम यहां पर लिख देते हैं कि आपका एग्रीकल्चर एज अ मींस या इकोनॉमिक एक्टिविटीज आया, ठीक है। अब इस एग्रीकल्चर की वजह से आप देखोगे इनिशियली व्हेन मैन वाज हंटर गैदरर कलेक्टर, इवन जो आपकी दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, है ना, ये सारी एक्टिविटीज जो आप देख रहे हो, इसमें क्या था, शुरुआत की जो एक्टिविटीज है, फॉर एग्जांपल यहां पर ये हाईली नोमैडिक थी,
आप अगर हंटिंग करते हो तो आप एक जगह पर बैठ के तो कर नहीं सकते हो हंटिंग, कि चलो मैं आज यहाँ पर एक रेक्लाइनर लगा करके लेदराइट कवर के साथ मैं उसके ऊपर रेस्ट करता हूँ, एक कॉफी का मग लेता हूँ, बैठ के आराम से मैं चिल्ड इन्वायरमेंट में बैठा हुआ हूँ और कोई एनिमल आएगा मैं उसको शूट कर दूंगा, ठीक है, और मेरा काम हो जाएगा, आज का मेरा मील जो है मेरे पास खुद चल के आ गया। ऐसा तो होता नहीं था। ऑलराइट, आपको खुद एफर्ट्स करने हैं, स्ट्रेटजी बनानी है, प्लानिंग करनी है, चेजिंग करनी है ना, हंटिंग करनी है, और फाइनली आप अपना फूड वहां से पा पाओगे। ऑलराइट, सो दिस वाज द सीक्वेंस। इसीलिए इंसान उस समय, अगर आप देखते हो कि एक्टिविटी के पैटर्न को कैसा था, हाईली नोमैडिक था। नोमैडिक मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक जाता रहता था, कभी एक जगह पे टिका नहीं रहता था। ऑलराइट, जब ये दूसरी एक्टिविटीज आई तो यहां पर जो डिग्री ऑफ नोमैडिज्म है वो डिक्लाइन हुआ। नोमैडिज्म तो था वो इस समय तक आते आते डिक्लाइन हो गया, क्योंकि पेस्टोरलिज्म में आपको उतना ज्यादा आप कैटल्स के ऊपर निर्भर कर रहे हो, डेयरी प्रोडक्ट यूजुअली आप निर्भर कर रहे हो, जो क्लोथिंग मटेरियल है, शीप है, उसके वुल को आपने लिया, बाकी चीजें भी आप सब के सब उन डोमेस्टिकेटेड एनिमल से डिराइव कर रहे हो। सो आपकी मूवमेंट की जरूरत आपको तब तक नहीं पड़ती है जब तक आपको जो ट्रैक्ट होता है जिसके ऊपर वो कैटल फीड कर रहे हैं, वो जानवर फीड कर रहे हैं, है ना, वो तो मीट खाएंगे नहीं आपकी तरह, ठीक है, तो वो घासों को खा रहे हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो पूरा का पूरा लैंड जो है, वो एरिया जो है वो क्लियर हो गया। तो अब आपको नया पास्चर लैंड चाहिए जहां पर वो एनिमल जाकर के ग्रेस करेंगे। ग्रेस करेंगे तभी तो आप वहां पर डेयरी प्रोडक्ट को डिराइव करोगे, है ना, बिना कुछ खिलाए पिलाए तो आप प्रोडक्ट को डिराइव करोगे नहीं, अनटिल अनलेस आप बहुत ज्यादा बेरहम हो, है ना। तो पुराने समय के लोग जो है वो किसी भी तरह से बेरहम नहीं हुआ करते थे, और वो पूरे पेशेंस के साथ थोड़े समय बाद जब वो पूरा ट्रैक्ट जो था, एरिया जो था क्लियर हो जाता था, तो दूसरे एरिया पे चले जाते थे। तो नोमैडिज्म तो चला गया, बट देयर वाज नॉट कंप्लीट सेडेंटिज्म, है ना, यानी कि लाइफस्टाइल अभी सेडेंट्री नहीं हुई थी। सेडेंट्री का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग आजकल है, हमारे पास एक परमानेंट हाउस है, हम जॉब के लिए जाएं, पढ़ाई के लिए जाएं, किसी भी चीज के लिए जाएं, अल्टीमेटली लौट के बुद्धू घर को आए, है ना। तो आप अपने घर को यहां पर वापस आते हो, तो ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। ऑलराइट, हमारी जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होगी, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एंड लाइफ की सस्टेनेंस के लिए जो नीड है उसी के लिए हम मूवमेंट कर रहे होते हैं, है ना, और वापस अपने कोर एरिया में, यानी कि जो हमारा घर है वहां पर आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम भ्रमण करते करते दुनिया के इस कोने से, एशिया से निकल के अफ्रीका पहुंच गए, यूरोप पहुंच गए। ऑलराइट, इस तरह की चीज आपको नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। हमारा मूवमेंट का पैटर्न भी फिक्स है कि कहां से कहां हम जाएंगे, दायरा, शहर, इलाके, सब कुछ यहां पर फिक्स हो रहा है, ठीक है। सो नोमैडिज्म तो घट गया, पर जो सेडेंटिज्म आया वो पूरी तरीके से प्योर सेडेंटिज्म नहीं था। वी वुड कॉल दैट पार्शियल सेडेंटिज्म, है ना। तो थोड़ी समय तक आप यहाँ रुकते हो, और फॉर एग्जांपल शिफ्टिंग कल्टीवेशन में भी हमें पता है ना कि आपने एक जगह पूरा हार्वेस्ट कर लिया, कल्टीवेशन कर लिया, उसके बाद बर्न किया पूरी फील्ड को, और उसके बाद जब तक वो वापस से रिजुविनेट होगा तब तक आप नए ट्रैक पे जाओगे, और ये चीज चलती रहेगी इस तरीके से, ठीक है। तो आप उसको छोड़ देते हो, लैंड को बैरन छोड़ देते हो, और वापस फैलो लैंड जो होता है उसको बहुत समय बाद आप रीऑक्यूपाई करते हो जब तक वो रिजुविनेट होता है। ऑलराइट, तो ये सेम चीज जो है आपको एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज के बीच में देखने को मिला कि बंद हो गई, क्योंकि अब उन्होंने प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, और एग्रीकल्चर की वजह से उनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई जिसको आप और हम क्या बोलते हैं, सरप्लस, ठीक है। और इवन ये चीज बाद तक चलती रही। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप देखते हो, ऑलराइट, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी बहुत बाद के समय की है, ये तो हम 11,000 साल की बात कर रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन अराउंड आपकी आज से 4,500 ईयर्स अगो पहले पीक कर रही थी, है ना। स्टार्ट तो और पहले हो गई थी, 31, 33 100 BC में हम कहते हैं कि उसका अर्ली फेज स्टार्ट हुआ था, अलग अलग डेट्स स्कॉलर देते रहते हैं, ठीक है। पर पीक पीरियड जो उसका है, मैच्योर फेज, वो 27, 26, 25 100 BC से लेकर के अराउंड 2000 या 1900 BC तक एक्सटेंड कर रहा होता है। तो वहां पर भी आप देख रहे हो कि लार्ज ग्रेनरीज को पाया गया, और उन ग्रेनरीज का क्या फंक्शन होता था कि आप वहां पर स्टोरेज करोगे, किसका, सरप्लस का। इसी तरीके से जो दूसरी कम्युनिटीज हैं, एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज हैं, वो इन सरप्लस का क्या इस्तेमाल करती थी, एक तो उसको स्टोर करेंगी फॉर फ्यूचर पर्पस, और फॉर एनी अनफोर्सीन सिचुएशन, जहां पर कोई फेमाइन आ गई या शॉर्टेज हो गई, क्रॉप फेलियर हो गया। और दूसरा, ग्रेजुअली बहुत बाद में जाकर के उन्होंने सोचा कि इस चीज को हम उन कम्युनिटीज के साथ एक्सचेंज करते हैं जिनके पास ये प्रोडक्ट जो हम कल्टीवेट कर रहे हैं वो मौजूद नहीं है, तो वहां पर आपने ट्रेड करना भी शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये सरप्लस जो है बेसिकली इसने लीड क्या किया, एक अच्छे खासे सिडेंटिज्म के ऊपर, है ना।
एक जगह पर इंसान रुकने लगा, अब उसकी मूवमेंट जो थी वो वहां पर रिस्ट्रिक्ट हो गई। और ये जो ट्रेड है ये क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि जो कम्युनिकेशन का और ट्रांसपोर्ट का फीचर था वो सोसाइटी में आया। कहां से आया? आप देख रहे हो कि व्हील की जो डिस्कवरी है वो भी इस समय के साथ आपको जुड़ी हुई देखने को मिलती है। तो व्हील की डिस्कवरी हुई तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें भी एक्सटेंड होंगी, है ना। और ये एक्सटेंड होगा तो आपका ट्रेड भी वहां पर एक्सटेंड होगा। तो अब इससे क्या होगा, अब आप यहां पर सीक्वेंस समझने की कोशिश कीजिए कि फॉर एग्जाम्पल सिरेंटिज्म आ गया तो इंसान एक ही जगह पर है, और एक ही जगह पर होने के कारण क्या हो रहा है पॉपुलेशन के बीच में, आपको हाई लेवल ऑफ इनएक्टिविटी देखने को मिल रही। शुरुआत में तो इनएक्टिविटी इतनी नहीं थी, क्योंकि इंसान ने जब ये नई नई कोई चीज आती है ना तो आप देखते हो आप उसके साथ बहुत इंगेज हो जाते हो, ग्रेजुअली आपका इंटरेस्ट शिफ्ट हो जाता है ना। ठीक है, अब हो गया, मिल गया, ऑलराइट, बुगाटी खरीदी थी, अब ठीक है, मन भर गया, है ना। नया डीएसएलआर खरीदा था, देख लिया, बहुत सारी फोटोज खींच ली, एक दो ट्रिप पे चले गए, बस अब मन भर गया, ठीक है। तो शुरुआत में इंटरेस्ट रहता है, बट ग्रेजुअली इंसान अकस्टम्ड हो जाता है उस पर्टिकुलर चीज के लिए। तो ऐसा भी इन कम्युनिटीज के साथ भी हुआ। शुरुआत में जब उनके पास फ्री टाइम था, बहुत सारे सालों तक, अगली एक पूरी कुछ सेंचुरीज तक, वी आर नॉट श्योर कब तक, है ना, उन्होंने क्रिएटिव एक्सप्रेशन को वहां पर और भी ज्यादा इंटेंसिफाई किया। तो आप देख रहे हो पॉटरी का इवोल्यूशन हो रहा है। पहले के पॉट यूटिलिटेरियन होते थे, है ना, उसको सिर्फ स्टोरेज के लिए, वाटर के लिए, ग्रेन्स के लिए यूज किया जाता था, या फिर कुछ सिंबॉलिक या अगर रिलीजियस फंक्शन है उसके लिए यूज किया जाता था, ठीक है, ब्यूरियल के तौर पे यूज किया जाता था। पर बाद में अब उसको एस्थेटिक वैल्यू भी दी जाने लगी, है ना, वहां पर डिजाइनिंग और अलग अलग पैटर्न्स को बनाया जाने लगा, ठीक है। सिमिलरली बाकी जो चीजें थी उसके ऊपर भी काम करने लगे, जो अलग अलग तरह की फिगरीन्स अपर पेलियोलिथिक टाइम पीरियड से आपको ये फिगरीन्स देखने को मिल रही है। जैसे इंडिया के सेंस में जब आप हिस्ट्री को पढ़ते होगे तो आप यक्षिणी की इमेजेस के बारे में पढ़ते होगे, है ना, विद एग्जाजरेटेड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सिमिलरली वीनसेस आपको देखने को मिलती है, एंड द अर्लीस्ट नोन वीनस हमें अपर पेलियोलिथिक के टाइम पीरियड में वीनस ऑफ होलफेल्स देखने को मिलती है। अराउंड 33,000 ईयर अगो की उसकी डेट रहती है। और उसके बाद जो एक सबसे प्रोमिनेंट वीनस है वो आप देखोगे, उसका नाम क्या है, वीनस ऑफ वाइलेंडोर्फ। अब इन दोनों के बीच में अच्छा खासा हजारों ईयर्स का समय है, और अगर आप देखोगे तो जो परफेक्शन है ना, या जो एक्यूरेसी है, जो प्रिसिजन है, वो हॉलफेल्स जो 33,000 साल पुरानी है, वहां से जब आप वाइलेंडोर्फ के तरफ आए तो वो काफी ज्यादा बढ़ गई। तो इंसान क्या कर रहा था, अपनी क्रिएटिविटी को इन्हांस कर रहा था, प्रिसिजन को ला रहा था, बढ़िया बढ़िया नई चीजों को कर रहा था। तो शुरुआत में उसने अपनी एनर्जी, क्रिएटिविटी बहुत सारी यूज की, पर ग्रेजुअली जब आप आते हो हिस्टोरिक टाइम पीरियड में, आप हजारों साल से छोड़िए, हम अभी आ जाते हैं, है ना, बिग सिटीज, बिग सिविलाइजेशन, द एज ऑफ सिविलाइजेशन आफ्टर द आयरन एज, है ना, या फिर विद आयरन एज जो आने लगी, उसके साथ क्या हुआ, एक कंप्लीट सेडेंटिज्म हो गया, और आप पूरी तरीके से इनएक्टिव लाइफ को जीने लगे। यानी कि इनएक्टिव का मतलब ये नहीं कि आप बैठ गए हो पूरी तरीके से, है ना, वो तो आज हो रहा है। इनएक्टिव का मतलब पहले के कंपैरिजन में आप इनएक्टिव हो गए। और अगर आज के सेंस में बात करते हो, यानी कि पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, हम और भी ज्यादा इनएक्टिव होने लगे। वी वांट एवरीथिंग कि हर चीज हमारे एक टिप पे हो, है ना, एक बटन दबाएं, हमारा घर का सिक्योरिटी कैमरा जो है, जो हमारे अप्लायंसेस है, वॉशिंग मशीन है, गीजर है, ऑल दी अदर अप्लायंसेस, एसी, सब कुछ हम कंट्रोल कर सके, ठीक है। कार है उसको हम कंट्रोल कर सके, फैन जो आ रहे हैं आजकल लोग को वो भी चाहिए। जो आप रेक्लाइनर्स को देखते हो, पहले हुआ करती थी मैनुअल, शुरुआत में जब आई हुआ करती थी, अब वो भी आपको मोटराइज चाहिए, ठीक है। सो हर जगह पर हमारी ये जो लग्जरी है वो आ रही है, ठीक है। माइक हुआ करते थे या फिर हेडफोन हुआ करते थे, परेशान करने लगे, अब हमें वायरलेस चाहिए, हर चीज चाहिए वायरलेस, ठीक है। अब आप ये मत कहिएगा कि सर आप खुद ही वायरलेस लगा के घूम रहे हो और फिर हमें बता रहे हो, ऑलराइट। आई एम डूइंग कि मैं आपको एफिशिएंटली यहाँ पर बता सकूं विदाउट द हेजल ऑफ हैविंग द वॉइस, ठीक है, लीव दैट अपार्ट। तो इनएक्टिविटी जो है वो ग्रेजुअली बढ़ती गई, और ये जो पूरा नियोलिथिक से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तक का टाइम पीरियड है, वहां तक ये इनएक्टिविटी पीक इन करने लगी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद हर चीज आपके पास मशीन गुड्स मौजूद है, नई नई मशीनरीज आने लगी, है ना, टेक्नोलॉजीज का इजाद होने लगा, और हम पूरी तरीके से इनएक्टिव हो गए। नाउ दिस इनएक्टिविटी हैज बेसिकली रिजल्टेड इन द इंक्रीज ऑफ प्रपोर्शन ऑफ वेरियस सॉर्ट ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस इन द पॉपुलेशन। लाइफस्टाइल डिजीजेस क्या होती हैं, जो आप देख रहे हो कि हमारी लाइफस्टाइल, लाइक इनएक्टिविटी जो है, कोई एक्सरसाइज नहीं आपको देखने को मिला, स्ट्रेन जो है वो नहीं पड़ रहा है, ठीक है, ओवर ईटिंग है, ये सारी चीजों के कारण जो हमारी बॉडी के ऊपर एक लोड पड़ रहा है, वो आप लाइफस्टाइल डिजीज के थ्रू देखते हो, पढ़ते हो। ओबिसिटी हो गया,
है ना. अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ आर्थराइटिस इज ऑल्सो रिलेटेड विद इट. ठीक है, जो हम डिफिशियंसीज को कई बार देख रहे होते हैं. ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से जो मल्टीपल डिजीजेस हैं जो अर्लियर सोची जाती थी कि ठीक है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ये एक XYZ डिजीज है, अब एक कोरिलेशन को स्टैब्लिश किया जा रहा है कि वो हर तरह की डिजीज जो है वो लाइफस्टाइल वाली डिजीज है. जब हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के आसपास आए, है ना, एग्रीकल्चर ने एक बेस को फॉर्म किया ताकि आप ये मशीनरीज, है ना, आपके पास जो फ्री टाइम था उस टाइम में इंसान ने अपना दिमाग लगाया और फर्दर लीड हुआ क्या, वहां पर आता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. और इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने क्या किया, फैक्ट्रीज लगानी है, घर बनाने हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है. ठीक है, क्योंकि आपने इतना सब कुछ किया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण. और हर एक चीज के कारण जो यहां पर हम देख रहे हैं, ये जो एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ, इन दोनों फैक्टर्स ने मिला करके एक नई चीज को जन्म दिया जो था क्या, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन. अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ तो इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है रिसोर्सेस के ऊपर बर्डन आते हुए देखने को मिलेगा, है ना. आपको घर चाहिए तो आप क्या करोगे, जंगलों को, रिसोर्सेज जो है, पहले तो आप रिसोर्सेज को डिप्लीट करोगे और साथ ही साथ आप क्या करोगे, यहां पर डिफॉरेस्टेशन को करोगे, है ना. ओवर यूज आप कर रहे हो या एक्सप्लॉयटेशन जिसको आप कभी कभी कह सकते हो, कोल है, लॉट ऑफ अदर थिंग्स जिसको आप माइनिंग कर रहे हो. और इन दोनों रूट की वजह से आपको डिफॉरेस्टेशन और इसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है, पॉल्यूशन में इंक्रीज हो रहा है. और पॉल्यूशन किस तरीके से अलग अलग रूप में डिजीजेस को कंट्रीब्यूट कर रही है, हमारी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रही है, दैट इज प्रीटी मच एविडेंट. डिफॉरेस्टेशन से एक और चीज, डायरेक्टली डिजीज का भी रिलेशन है ना. कई तरह की इन्फेक्शियस डिजीजेस जो होती हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं इन्फेक्शियस, वो भी डिफॉरेस्टेशन के वजह से होती है. सिलोन के ऊपर एक केस स्टडी यहाँ पर मौजूद होती है, एंथ्रोपोलॉजी में हम पढ़ते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट मलय रीजन जो है उसमें भी स्टडीज को पाया गया कि लॉट नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस जो मौजूद थी एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, है ना, वो आगे बढ़ नहीं पा रही थी ड्यू टू दी वेजिटेशन कवर. बट सिंस ह्यूमन ने अपनी ग्रीड के कारण डिफॉरेस्टेशन किया, पेड़ों को काटा, ये डिजीज बहुत ही रैपिडली आगे बढ़ती, है ना. और वेक्टर्स इनका कौन बना, रैट्स बने. वेक्टर क्या होते हैं, कैरियर्स होते हैं, है ना. फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं कि हमें डेंगू या मलेरिया, मलेरिया का एक एग्जांपल कर लो, है ना, तो एक पैरासाइट डिजीज, पैरासाइट की वजह से हो रही है, पर उस पैरासाइट को कैरी कौन कर रहा है, मॉस्किटो, है ना. तो हम प्लाज्मोडियम के स्पीशीज की बात करते हैं तो अलग अलग डिजीज मच्छर कैरी करके ले जा रहे हैं, है ना, छोटे छोटे मच्छर है कैरी करके ले जा रहे हैं. जब आपको बाइट कर रहे हैं तो ट्रांसफर करो उस पैरासाइट को. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हमने अभी कहा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, अपार्ट फ्रॉम दैट प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है, उसको छोड़ करके एडिस एजिप्टी की जो वैरायटी है ना, अलग अलग तरीके की डिजीज को यहां पर रिजल्ट कर रहे हैं. ऑलराइट, तो ये प्लाज्मोडियम का जो आप देख रहे हो जो पैरासाइट है, किस तरीके से यहां पर डिजीजेस में रिजल्ट कर रहा है. और वेक्टर कौन है, कौन से मच्छर है, यहां पर फीमेल एनोफिलीज है ना, एडिस एजिप्टी जिसकी हमने बात की, तो ये इन पैरासाइट्स को लेकर के जा रहे हैं. ऑलराइट, सो ये दोनों चीजें आपकी यहां पर रिजल्ट हो रही है इनएक्टिविटी की वजह से. जो लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हमने अभी बात की यहां पर, है ना, फॉर एग्जांपल ओबेसिटी बढ़ रही है, और कई सारे जो डिजीजेस हैं कार्डियोवास्कुलर और भी कई सारे डिजीज, उनका खतरा सिर्फ एक ओबेसिटी की वजह से आपको कई ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगता है. इसको छोड़ करके जो आप देख रहे हो जो डिप्रेशन के केसेस हैं, ठीक है, जो एंजाइटी के डिसऑर्डर्स हैं, ये भी पॉपुलेशन में प्रिवेल हो रहे हैं, इसका भी प्रिवलेंस आपको देखने को मिल रहा होता है. जो आप बात करते हो ऑर्थराइटिस के जो केसेस होते हैं, है ना, तो ऑर्थराइटिस को यूजुअली, खासकर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जब हम बात करते हैं तो इट इज यूजुअली सीन एज एन ऑटो इम्यून डिजीज वेयर योर बॉडी एंड योर इम्यून सिस्टम बेसिकली फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, और खुद के सेल्स के ऊपर वो, खुद के सिस्टम के ऊपर वो अटैक करना शुरू कर देती है. पर जब आप ऑर्थराइटिस के किसी पेशेंट को देखते हो तो लाइक्लीहुड किस केसेस में ज्यादा होता है, ये वियर एंड टियर होने का, जिसके बीच में ओबेसिटी जाता है. और ओबेसिटी का जो मेन रीजन आपको देखने को मिल रहा होता है आज के समय में, वो लाइफस्टाइल फैक्टर होते हैं. इसको छोड़ के जो सबसे क्लासिकल एग्जांपल है उसको तो हमने भूल ही गए, यहाँ पर डायबिटीज के केस को आप ले लो, है ना. तो एक न्यूलिथिक जो पीरियड है वो किस तरीके से इन सारी चीजों को रिजल्ट कर रहा है वो आपके सामने आ गई. अब रिसोर्स का यहां पर जब बर्डन आया, है ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण एक और चीज हो रही है, और वो क्या है,
एरिया जो आपके पास मौजूद है हर एक इंडिविजुअल के लिए वो रिड्यूस हो रहा है। इन जनरल एरिया नहीं रिड्यूस हो रहा है पर पॉपुलेशन बढ़ रही है। पहले आपके पास लेट्स से 100 किलोमीटर का पूरा या 100 हेक्टेयर्स का रीजन था और पॉपुलेशन थी 20, तो सस्टेनेबल था। अब आपके पास पॉपुलेशन हो गई 200, एरिया उतना ही है, एरिया तो बढ़ नहीं रहा है, रिसोर्सेज तो बढ़ नहीं रहे, है ना। मैल्थुसियन प्रिंसिपल भी यही कहता है, डार्विन ने भी एक्नॉलेज किया था इस बात को। तो एरिया उतना ही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो एरिया के ऊपर एक बर्डन आया, है ना, पर इंडिविजुअल जो एरिया है वो डिक्रीज हुआ। तो इसकी वजह से क्या आपको देखने को मिल रहा है, जो इंडिया के केसेस में आप देख सकते हो, खासकर कई सारे स्लम्स या रीजन्स हैं। फॉर एग्जांपल धारावी का क्लासिकल एग्जांपल यहां पर डील कर सकते हैं, महाराष्ट्र में, मुंबई में, ठीक है। और इस एरिया के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है कि यहां पर इतना कंजेशन और जाहिर सी बात है जो हैबिटेशन का पूरा सिस्टम होता है वो इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है कि ये क्या करता है, अनहाइजेनिक सिस्टम को, है ना, जहां ड्रेनेज के ऊपर, क्लीनिंग के ऊपर एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है, वो यहां पर प्रिवेल करने लगती है। और फाइनली इससे रिजल्टेंट क्या होगा, इससे रिजल्ट होगी आपकी इंफेक्शियस डिजीज का इंक्रीज। इससे आपकी इंफेक्शियस डिजीजेस इंक्रीज करने लगी। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो ये जो हम अलग अलग तरीके की मशीनरीज को बना रहे हैं, है ना, हम यहां पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को लेकर के आए हैं। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का एक और कंपोनेंट है कि इसमें जो अलग अलग तरीके की चीजें यूज हो रही हैं वो रेडिएशंस को इंक्रीज कर रही है। एंड अ लॉट ऑफ दीज रेडिएशंस आर बेसिकली रिजल्टिंग इनटू जेनेटिक म्यूटेशंस, है ना। और ये जेनेटिक म्यूटेशन किस तरीके से नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस को प्रिवेल कर रहे हैं एक पॉपुलेशन के अंदर में, वो किसी से छुपा नहीं हुआ, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, NID, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहेंगे। ये प्रिवेल हो रही है ना। क्रोमोसोमल अबरेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। रिसोर्स का डिप्लीशन है, इनफ टू ईट नहीं है सबके पास, पॉपुलेशन का बर्डन है। इसकी वजह से भी आपको कई बार देखने को मिलता है कि एक कंडीशन जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकली हैम्पर करती है किसी भी पॉपुलेशन की सर्वाइबिलिटी को या फिर उसकी एफिशिएंसी को, वो क्या है, उसको हम कहते हैं मैल न्यूट्रिशन, क्योंकि इनफ नहीं है किस सबके पास, है ना। मैल न्यूट्रिशन क्या करेगा, क्लासिकल एग्जांपल हम लेते हैं यहां पर पेम का, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। क्वाशियोकर को आप पढ़ते हो, मेरस्मस को आप पढ़ते हो, दोनों स्टंटिंग और वेस्टिंग जैसे फिनोमेना से घिरे हुए होते हैं। क्रोमोसोमल अबरेशंस को आप पढ़ते हो, इतने तरीके के वहां पर डिसऑर्डर है, फिजिकल चैलेंजेस हैं, रिप्रोडक्टिव चैलेंजेस हैं, वहां पर मेंटल कॉग्निटिव डिक्लाइन, आपको दोनों चीज देखने को मिल रही है। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेस, लाइफस्टाइल डिजीजेस, हर तरीके से एक नियोलिथिक रिवोल्यूशन के जो चेंज है उसने यहां पर इन सबको केटर किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट लास्टली जो रही छोटी मोटी कसर बाकी रह जाती है वो आपकी कहां से आ जाती है कि ये जो ट्रेड है ना, ये किस वजह से बढ़ पाया, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट अच्छा होने की वजह से। अब इन्हीं दोनों चीजों के कारण ये जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हुआ है, इसने एक और चीज में लीड किया, वो क्या है, जिसको आप कहोगे इजी ट्रांसमिशन ऑफ वेरियस डिजीजेस, है ना। हम वेरियस क्यों कह रहे हैं, यूजुअली तो कहना चाहिए कि ट्रांसमिशन किसका होगा, इन्फेक्शियस डिजीज का, पर नहीं, इन्फेक्शियस को छोड़ करके नॉन इन्फेक्शियस लाइफस्टाइल डिजीज भी माइग्रेट करेंगी। कैसे, इन्फेक्शियस का तो सबसे क्लासिकल एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं, यहां पर आप कोविड-19 के केस को दे सकते हो। अगर चाइना में या वुहान के रीजन में सही समय पर प्रिवेंशन हो गया होता, इस चीज को देखा होता, अवेयरनेस फैलाई दी गई होती, पूरी दुनिया में अलर्ट हो गए होते, हर चीज को पूरी तरीके से वहीं पर अगर रोक लिया गया होता, है ना, तो ये ट्रांसमिशन नहीं हो पाता। पर इतनी ज्यादा एक्सेसिबिलिटी है, लोग पढ़ने के लिए इधर उधर गए हुए हैं, दिन में 10 फ्लाइटें जा रही हैं, आप 6 घंटे में दुनिया के किसी और कोने में हो सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो इजी कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हुई, उसकी वजह से डिजीजेस भी आ रही है, क्योंकि उसको कैरी करने वाला वी डू नॉट नो, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है ना। जब आया तो पता चला कि ठीक है इसको भी कोविड-19 था, और जब तक पता चला तब तक वो कम से कम जिन 4 जगहों पे जा चुका है वहां पे डिजीज पहुंचा चुका है, और जिन 4 लोगों में पहुंचा है वो इंटर्न और भी अलग 4 जगह पे, ये 4-4 का सर्कल पूरी दुनिया को कितनी जल्दी कवर कर लिया कोविड-19 में पता था। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो जो लाइफस्टाइल डिजीजेस है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन टू नागालैंड, है ना, इन द लास्ट जनवरी, आई थिंक हॉर्नबिल का जो समय था उस समय से मैं नॉर्थ ईस्ट में ट्रेवल कर रहा था, दिसंबर के मंथ से ही। तो आई हैव बीन देयर एंड आई वाज वेरी शॉक्ड एंड स्ट्रेंज टू सी जो इंटीरियर कई सारे इलाके हैं, और खासकर आप अगर
कोहिमा में जाते हो, है ना, कोहिमा में आई थिंक जहां पर द बस विल ड्रॉप यू और फ्रॉम एनी मेथड यू आर गोइंग, तो आपको देखने को मिलेगा वहां पर KFC भी है, इस तरीके के आउटलेट्स जो यूजुअली आपको देखने को मिलते हैं दूसरी जगहों पे, वो पेनिट्रेट कर रहे हैं किस तरीके से हिंटरलैंड्स को भी, जो रिमोट एरिया एक समय पर माने जाते थे, है ना, उनको भी पेनिट्रेट कर रहे हैं। अच्छी बात है, डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट जाना भी चाहिए, खासकर अगर पीपल आर रेडी फॉर दैट। बट ये सारी चीजें एक समय पे जो फिट पॉपुलेशन हुआ करती थी उनके बीच में न्यू ट्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करेगी। टूरिज्म भी न्यू ट्रेंड्स को लेकर के जाएगा इजी कम्युनिकेशन के कारण, और लोगों को दिखाएगा कि देखिए ये मॉडल है, आप तो गलत अब तक चीजों को खा रहे थे, गलत चीजों को पहन रहे थे, नया मॉडल ये है, आप ये जो हम टूरिस्ट खा रहे हैं यहाँ पर आके उन चीजों को खाओ, है ना, आप KFC को खाओ, आप डोमिनोज को खाओ, और इनफैक्ट क्या करो, इससे फाइनली लाइफस्टाइल डिजीज को इन्वाइट करो। तो एक नियोलिथिक रिवोल्यूशन किस तरीके से पूरी ह्यूमन के बीच में जो डिजीजेस की हिस्ट्री है उसका एक फोकल पॉइंट बन जाता है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई है ना। दिस बिकम्स वेरी क्रिटिकल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जो हमारी सिलेबस में यूनिट 9.8 होती है पेपर 1 के अंदर में एंथ्रोपोलॉजी में। और हम जब डील कर रहे होते हैं तो मल्टीपल इसी तरीके के पर्सपेक्टिव्स और क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसेस को वहां पर बता रहे होते हैं, जिसकी मदद से आप क्या कर सको, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझो। ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, और जब ये क्वेश्चन आता है तो यूजुअली आपको इंस्टीट्यूट्स क्या कहेंगे कि ये तो है ही नहीं सिलेबस में, UPSC ने बाहर से दे दिया, धोखा दे दिया, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्या कर सकता है। ठीक है, सही बात है, कोई कुछ नहीं कर सकता, कभी भी आपको मिल सकता है, पर आपका पर्सपेक्टिव जो होता है वो जब डेवलप हो रहा होता है तो यू आर एबल टू इवन आंसर सच क्वेश्चंस वेरी इजीली। आप मल्टीपल पर्सपेक्टिव से इस चीज को वहां पर एड्रेस कर सकते हो, बयां कर सकते हो, बता सकते हो। और जो क्वेश्चन शायद आप ऐसे इग्नोर कर देते हैं अपने आप, आपको आंसर्स पता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था आई थिंक पास्ट 2-3 साल पहले ही ये क्वेश्चन अभी आया है, 2020 के बाद ये क्वेश्चन आया हुआ है, और आप शायद इसको इग्नोर कर देते हैं, है ना, क्योंकि सिलेबस में जो चीजें लिखी हुई हैं, क्लास में वो चीजें पढ़ाई गई, नोट्स में वो चीजें दी गई, पर उसमें ये पॉइंट तो कहीं कवर ही नहीं था। ठीक है, कि नियोलिथिक पीरियड की वजह से कैसे डिजीज आ गई, सिरेंटिज्म की वजह से कैसे डिजीज आ गई, तो इसके ऊपर आपको पॉन्डर ओवर करना होता है, अपने कॉग्निशन को इनहांस करना होता है, आपको एक तरीके से क्या करना होता है, यहां पर अपने से खुद से आपको सवाल पूछना। ठीक है, तो ये चीजें क्या करेंगी, आपके अंदर पर्सपेक्टिव्स को डेवलप करेंगे, एंड दैट्स व्हाट वी डू हियर इन एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल कोर्स। सो इफ यू आर आल्सो लाइक willing to understand anthropology, probably the best optional right now in the UPSC, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, जो हमारे बैचेस हैं जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो बिफोर इट्स गेट टू लेट। इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, स्टार्ट पहले ही हो चुका है, दिवाली के समय पे इट्स ऑस्पिशियस टाइम, एज वी नो वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस डे ऑफ द कैलेंडर। तो आप डेफिनेटली 8 नवंबर के से जो ये बैच स्टार्ट हुआ है, अभी ओरिएंटेशन क्लासेस चलेंगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। US लाइव का कोड लगाइएगा डेफिनेटली, और उससे आपको क्या होगा कि जो सोशल मीडिया के थ्रू पर्सनलाइज गाइडेंस है वो मिल जाएगी, प्लस डिस्काउंट भी आपको जो भी मैक्सिमम होता है वहां पर मिल जाता है। ऑलराइट, सो आई होप यू लाइक द पर्सपेक्टिव, और ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी हाउ दिस नियोलिथिक पीरियड इज रिलेटेड with the history of diseases. In the next lecture, we'll back with some more interesting topics we'll be covering and building perspective for you all. Thank you. See you in the next lecture. Signing off. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।